हेलो, नमस्कार। मेगा टेस्ट जो 10th के अंदर अभी हुआ है और उसी के अंदर एनसीईआरटी से रिलेटेड उसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स का पूरा सॉल्यूशन आपके सामने है, तो पूरा सेशन देखना ये। मैं मयूर नोबल्स एकेडमी बाड़मेर, जो कि पूरे राजस्थान के अंदर वेस्टर्न राजस्थान की सबसे बड़ी और ओनली साइंस स्ट्रीम में चलने वाली ये स्कूल है और ये बाड़मेर के अंदर लोकेटेड गांधीनगर बाड़मेर में मयूर नोबल्स एकेडमी सीनियर सेकेंड, जो कि इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम के अंदर चलती है। को एजुकेशन सिस्टम भी है। 9th 10th 11th 12th की जो क्लासेज हैं वो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम, और उसके साथ छोटी क्लासें भी ये अभी जस्ट प्रपोज्ड है, तो वो क्लासें भी इंग्लिश और हिंदी दोनों मीडियम में चलेगी। सबसे बहुत अच्छी बात ये है कि जब भी रिजल्ट आउट होते हैं तो रिजल्ट के अंदर पूरे राजस्थान की नज़रें इस स्कूल के रिजल्ट पे रहती है, क्योंकि इस स्कूल ने 1993 से राजस्थान के अंदर अपना वर्चस्व बहुत अच्छे से निभाया है। और हर साल जब स्टेट की मेरिटें होती थी तो स्टेट की मेरिट में दबदबा था, है ना। इस स्कूल ने बहुत अच्छे मेरिटोरियस दिए, और उसके साथ में जब यहाँ डिस्ट्रिक्ट की मेरिट रहती है तो हमेशा ही अव्वल रही हैं। बाकी स्कूलों की नज़रें भी इन्हीं के ऊपर रहती है, तो बहुत अच्छा वर्चस्व एजुकेशन के नाम में। और यहाँ पे हज़ारों की तादाद में बच्चे मोटिवेशनल सेमिनार, यहाँ की जो लैब उसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, एग्रीकल्चर, यानी कि ओनली साइंस स्ट्रीम में, और बहुत अच्छे बच्चे यहाँ पे लाभान्वित होते हैं। को एजुकेशन सिस्टम भी है, प्लस ये मोटिवेशनल सेमिनार टाइम पे इनका हर टाइप से गाइडिंग प्रोसेस चलता रहता है। स्कूल के डायरेक्टर भगवान के साक्षात प्रतिरूप, है ना, आदरणीय रेवंत सिंह जी चौहान सर, इन्हीं के निर्देशन में ये पूरा जो वट वृक्ष है ये फल फूल रहा है। और सर का बहुत अच्छा, माँ शारदे की कृपा भी रही है, गायत्री की असीम कृपा, और ये विद्यालय नित्य नई प्रगति कर रहा है और पूरे राजस्थान को ये शिक्षा के क्षेत्र में संचित करने का काम इस विद्यालय और वट वृक्ष, और ये पूरा वट वृक्ष जिनकी छत्र छाया में फल फूल रहा है। तो रेस्पेक्टेड रेवंत सिंह जी चौहान सर जो स्कूल के डायरेक्टर है, उसके साथ में आप लोग देखोगे तो यहाँ से जब भी मेरिटें आउट होती है तो प्रशासनिक सेवाएं हो, किसी भी प्रकार की सेवाएं आप देख सकते हो, जिसमें IAS, IRS, IES, RAS, IIT, NIT, एम्स, नीट के अंदर UGPG, उसके बाद में ISRO, PO, NLU, हर प्रकार की सेवाओं के अंदर इस मयूर के मयूरियंस जाकर के उसमें अपना वर्चस्व लहराते हैं। जब भी यहाँ पर 10th और 12th की मेरिटें जब आउट होती है तो उसके अंदर राजस्थान के अंदर ये पूरा स्कूल वर्चस्व के रूप में रहता है। तो ये यहाँ पर मेरिट और इसके रिजल्ट देख सकते हो। यहाँ की लैबें आप देखोगे तो बहुत रीच लैब है। केमिस्ट्री के अंदर रेडिकल टेस्ट है या फिर फंक्शनल ग्रुप टेस्ट है, एनालिटिकल टेस्ट है, कन्फर्मेटेड है, यानी कि हर प्रकार के लैब और हर प्रकार के केमिकल्स बहुत अच्छे से यहाँ पे वेल सेटल लैब है। लैब असिस्टेंट सभी के लिए बहुत अच्छा ये स्कूल मैनेज हो रहा है और बहुत ही रीच लैब। फिर उसके साथ में बात करूंगा तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया, मैं रघुवीर सेजू, और इस स्कूल के अंदर मेरे को भी वर्क करने का, वर्क एक्सपीरियंस का मेरे को भी भगवान ने मौका दिया और इस स्कूल के अंदर आकर के बहुत कुछ सीखने को मिला। मेरी लाइफ के अंदर जो कुछ भी चेंजमेंट है वो मैं इस स्कूल की वजह से हूँ, है ना। तो भगवान का लाख लाख शुक्रिया। और मैं MSc केमिस्ट्री यानी JNU से केमिस्ट्री के अंदर मेरा MSc हुआ और फिर BEd हुआ, और मैं मयूर के अंदर पिछले काफ़ी वर्षों से इस स्कूल के अंदर ही सेवाएं दे रहा हूं। और आप लोग भी स्पेशली देखते होंगे, और सेजू सर नाम से नाम चलता है, और अच्छे से अच्छे आप लोग साइंस को अगर प्रिपेयर करना चाहते हो तो जरूर आकर के ओनली, बाकी ये फैकल्टी आपको कहीं नहीं मिलेगी, क्योंकि मयूर की जो फैकल्टियां हैं वो लंबे टाइम से इसी विद्यालय परिवार के साथ में जुड़ी हुई है और यहीं ही सेवाएं दे रहे हैं। तो जरूर आप पढ़ने का यहाँ से फ़ायदा उठाए। जो पेपर हुआ है उस पेपर के सॉल्यूशन पे मैं आ रहा हूँ, और मयूर नोबल्स एकेडमी ये जो 10th के अंदर जो इंग्लिश मीडियम का पेपर हुआ है तो उस पेपर को देखेंगे। टोटल 50 नंबर्स का ये पेपर था, और इसमें केमिस्ट्री और फिजिक्स दोनों टाइप के, और ये 1 नवंबर को ही पेपर हुआ है। तो इसको देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द केमिकल रिएक्शन। ये फर्स्ट चैप्टर के अंदर केमिकल रिएक्शन में चैप्टर दे रखी है। ग्लूकोज रिएक्शन कर रहा है ऑक्सीजन के साथ में, और जब अपने शरीर के अंदर ग्लूकोज को ऑक्सीजन के साथ में कैटालाइज किया जाता है, उसको तोड़ा जाता है, तो अपनी ही बॉडी के अंदर क्या क्या रिएक्शन और क्या क्या यहाँ पे प्रोडक्ट बनते हैं। तो देखना, ये है C6H12O6 एक्वस फेज के अंदर है, रिएक्ट विथ ऑक्सीजन, देन इट विल फॉर्म H2O एंड CO2
and during the reaction it will emit energy ना, तो यहाँ से एनर्जी निकलती है। तो ये तो बैलेंस केमिकल रिएक्शन के लिए आप लोग इसको बैलेंस करोगे। तो यहाँ पे कार्बन 6 है, तो यहाँ पे भी आप लोग कार्बन को 6 नोट करोगे, ये कार्बन 6 हो गया। फिर यहाँ पे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को देखोगे तो यहाँ पे ऑक्सीजन 6 है, इधर भी ऑक्सीजन 12 है, तो 12 और 6 18 ऑक्सीजन हो गई। तो उधर की तरफ 12 है, इधर के आगे 6 लगाओगे तो ये ऑक्सीजन यहाँ पे 18 टाइम हो गई। हाइड्रोजन यहाँ पे 12 है, हाइड्रोजन यहाँ पे भी 12 है, तो ये रिएक्शन हो चुकी है बैलेंस। केमिकल बैलेंस आपको रिएक्शन लिखनी थी, इक्वेशन। ये अपनी बॉडी के अंदर रेस्पिरेशन का प्रोसेस होता है। रेस्पिरेशन, जब अपन फूड को इनलेट करते हैं तो उसके अंदर डाइजेशन होता है और लास्ट में जाकर के जब रेस्पिरेशन होता है तो एनर्जी बनती है। और जब इसका एरोबिक रेस्पिरेशन होता है, टोटल जाकर के इसमें 38 ATP का फॉर्मेशन होता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट का यहाँ पे निर्माण होता है। नेक्स्ट आप देखोगे तो क्वेश्चन नंबर 2 नंबर लिख रहा है, राइट टू एग्जांपल्स ऑफ सिंथेटिक इंडिकेटर्स। इंडिकेटर खूब सारे होते हैं, जैसे आप देखोगे तो कुछ ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर्स होते हैं, कुछ कलर के चेंज के माध्यम से देखोगे तो आप लिटमस पेपर, वो भी इंडिकेटर्स के होते हैं, जिसमें ब्लू और रेड 2 टाइप के लिटमस पेपर होते हैं। अपने को सिंथेटिक इंडिकेटर्स पूछा है, और सिंथेटिक इंडिकेटर्स अपन देखें तो 2 इसमें एग्जाम्पल नाम आते हैं। एक का नाम होता है फिनोल्फथैलिन, फिनोल्फथैलिन, और दूसरा इसके अंदर है मिथाइल ऑरेंज। तो एक मिथाइल ऑरेंज और दूसरा फिनोल्फथैलिन, ये दोनों यहाँ पर सिंथेटिक इंडिकेटर होते हैं। अगला क्वेश्चन है, विच मेटल्स डू नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड और हॉट वाटर, है ना। कौन सी ऐसी मेटल्स है जो ना तो ठंडे पानी के साथ ना गर्म पानी के साथ रिएक्शन करती है। बच्चे इसको मैग्नीशियम डालते हैं। मैग्नीशियम हाँ ठंडे पानी के साथ रिएक्शन नहीं करता, बट हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन ऐसे कुछ मेटल्स है जो कोल्ड और हॉट दोनों वाटर्स के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो यहाँ देखिए, मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विथ कोल्ड वाटर, इट रिएक्ट विथ हॉट वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। इट ऑल्सो start floating due to the bubbles of hydrogen gas sticking on the surface, है ना। जब रिएक्शन होगी तो हाइड्रोजन गैस होगी, वो मैग्नीशियम पे आकर के चिपक जाएगी, जिसके कारण वो फ्लोट कर निकलता, बबल्स बनते हैं। नीचे बहुत अच्छा पॉइंट लिखा है कि मेटल्स लाइक एल्यूमिनियम, आयरन एंड जिंक डू नॉट रिएक्ट आइदर विथ कोल्ड और हॉट वाटर, है ना। आप समझ चुके होंगे, तो ये रिएक्ट नहीं करते। कौन कौन सी है, तो इसका एग्जांपल एक तो रहेगा एल्यूमिनियम, दूसरे यहाँ पे है जिंक, और तीसरा है आयरन। ये तीनों ऐसे मेटल है जो ना तो हॉट वाटर के साथ और ना कोल्ड वाटर के साथ यहाँ पे रिएक्शन नहीं करते, डू नॉट रिएक्ट। लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एसिटिक एसिड। ये बॉइलिंग और मेल्टिंग पॉइंट के पॉइंट ये 4th चैप्टर जो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड है उसमें से पूछते हैं। मेल्टिंग पॉइंट जो एसिटिक एसिड का है, एसिटिक एसिड का फॉर्मूला CH3COOH, और इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 290 केल्विन होता है। इसका जो बॉइलिंग पॉइंट है वो जस्ट 100 जोड़ दो तो 390 हो जाएगा, बट इसको 391 केल्विन नोट करोगे। ओके, तो ये मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है। जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड होते हैं उनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट बहुत लो होते हैं, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन बाय द शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से किसी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो वो आयोनिक बॉन्ड होता है, वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाता है। जैसे NaCl के अंदर फॉर्मेशन होता है, या फिर MgCl2 में फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम ऑक्साइड में फॉर्मेशन होता है, CaF2 में फॉर्मेशन होता है, कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम डाइफ्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, तो इन सभी के अंदर आयोनिक बॉन्ड होता है। बट आप नोट कर लो, जैसे एसिटिक एसिड है या क्लोरोफॉर्म CHCl3 है, CO2 है या फिर CS2 है, तो इन सभी के अंदर बॉन्ड जो होते हैं वो कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं। कोवेलेंट बॉन्ड की स्ट्रेंथ थोड़ी सी पुअर होती है। नेक्स्ट देखोगे, हाउ मेनी एलिमेंट्स वर नॉन व्हेन मेंडलीव स्टार्ट हिज वर्क। मेंडलीव ने जब अपना काम स्टार्ट किया था, देन टोटल 63 एलिमेंट्स वर नॉन, है ना। उस टाइम टोटल 63 एलिमेंट्स जो कि उस टाइम ज्ञात थे, प्रेजेंट थे। यस, नेक्स्ट आप क्वेश्चन देख रहे हो, डिफाइन अपर्चर। ऐसे छोटे छोटे पॉइंट पे बच्चे बहुत ही डिफ्लेक्ट होते हैं।
ये पॉइंट लाइट चैप्टर में से पूछा गया है। और जब भी आप कोई स्फेरिकल मिरर बनाते हो और जिसकी बल्गिंग सरफेस पे अगर पॉलिश है और इसका एम्बेडेड पोर्शन अगर यहाँ पे रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह वर्क कर रहा है, तो इसमें जो एक्चुअल सरफेस है जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस की तरह वर्क कर रही है, तो ये पूरी की पूरी जो सरफेस है इसी को नाम दिया जाता है अपर्चर। अपर्चर है, अपर्चर क्या है, तो अपन लिखते हैं एक्चुअल एरिया विच एक्चुअली रिफ्लेक्ट द लाइट। तो जो पूरा क्षेत्र है उसमें से जो पॉइंट पॉलिश वाला है, जहाँ पे पॉलिश कर रखी है, जहाँ से लाइट का रिफ्लेक्शन होता है, तो रिफ्लेक्शन जहाँ से होता है उस पॉइंट को अपन अपर्चर के नाम से जानते हैं। और ये जो मिरर है ये यहाँ पर कॉनकेव मिरर है। उसी टाइप में आप देखोगे इस मिरर को, तो इसके एम्बेडेड पोर्शन पर पॉलिश है और इसका जो बल्गिंग सरफेस है, जो ऊपर निकला हुआ भाग है, ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन का वर्क करेगा। तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है रिफ्लेक्शन का वर्क करेगा, जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस या पॉलिश वाला जो कंप्लीट एरिया है इसको अपन अपर्चर के नाम से जानते हैं। और इस अपर्चर का जो मिड पॉइंट होता है उसको पोल कहते हैं। ये इसका पोल है जिसको P से लिखते हैं, इसका मिड पॉइंट है उसको भी P से लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय एकोमोडेशन पावर। ये मानव की आंखों से रिलेटेड क्वेश्चन है। आंखों के अंदर क्या होता है, कोई भी ऑब्जेक्ट अगर पास में है तो लेंस थोड़ा सा मोटा हो जाता है इस टाइप में। अगर कोई भी ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो लेंस की फोकल लेंथ चेंज होगी, लेंस यूं चपटा हो जाएगा, फ्लेटेड हो जाएगा और दूर की वस्तु को देखेगा, है ना। एज द पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट आई लेंस itself change its focal length, then that is known as a accommodation power। तो accommodation power क्या है, accommodation power में अपन नोट करते हैं कि ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग, है ना, ऑब्जेक्ट की पोजीशन के अकॉर्डिंग आई लेंस itself change its focal length, eye lens itself changes focal length, that is also known as a accommodation power। यहीं पे 2-3 पॉइंट और पूछते हैं। जो नियर पॉइंट होता है मानव की आंख के लिए वो 25 सेंटीमीटर होता है और जो फार पॉइंट होता है वो इनफाइनाइट पे होता है। दोनों के बीच में जो डिस्टेंस होती है उसको अपन डिस्टेंस जो होती है उसको साइट रेंज कहते हैं। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द नंबर ऑफ एटम्स इलेक्ट्रॉन्स कंस्टिट्यूटिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज। अगर यहाँ पे चार्ज जो है उसकी वैल्यू अगर 1 कूलम्ब है तो इस 1 कूलम्ब चार्ज में कितने इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ऐसा करके क्वेश्चन पूछा है। चैप्टर की शुरुआत में ही अपन देखते हैं, तो चैप्टर की शुरुआत में आता है कि इलेक्ट्रिसिटी क्या है, तो अपन लिखते हैं फ्लो ऑफ चार्ज इन पर यूनिट टाइम, है ना। तो I = Q/T लिखते हैं। चार्ज क्या होता है, तो चार्ज होता है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन एंड नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इसी से यहाँ पे टोटल चार्ज कैलकुलेट होता है। चार्ज क्या है, तो एक इलेक्ट्रॉन पे चार्ज और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन पे जो नॉर्मल फॉर्मल चार्ज होता है उसकी वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब होती है। इसकी नेचर हमेशा नेगेटिव होती है। ओके, इतना होने के बाद अपन देखते हैं, तो यहाँ पे क्वेश्चन में दे रखा है कि Q की वैल्यू 1 कूलम्ब है ना। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो अपन लिखेंगे 1 कूलम्ब = नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अपने को कैलकुलेट करने हैं, इनटू यहाँ पे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब है। ओके, यस। उसके बाद में आप देखोगे नीचे, तो यहाँ पर n को बाहर लोगे तो ये हो जाएगा 1 कूलम्ब ऊपर जाएगा, 1 कूलम्ब, और नीचे डाउन में लिखोगे 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम्ब। कूलम्ब से कूलम्ब कैंसिल हो जाएंगे और कैंसिल होने के बाद नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के अंदर ये 1 है, यहाँ से अगर ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर की तरफ 10 हो जाएगा और नीचे की तरफ 16 × 10⁻⁻19। ये जो 10 पड़ा है, इस 10 को 100 करोगे तो यहाँ पे आपको 19 की जगह 18 करना पड़ेगा। तो एक आपने 10 यहाँ पे हो जाएगा और फिर इसको डिवाइड करोगे तो 16 को 100 से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा 6.25 × 10⁻18। ये 18 माइनस का ऊपर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा इलेक्ट्रॉन्स, है ना। तो एक कूलम्ब चार्ज के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 6.25 × 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ये बड़ी कंपटीशन फील्ड के अंदर अच्छी सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक कूलम्ब चार्ज है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, ऐसा करके इसको पूछा जाता है। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज अ यूनिट ऑफ रो।
RHO रो, ये रेजिस्टिविटी को शो करता है। रेजिस्टिविटी किसी भी कंडक्टर की एक इनबिल्ट प्रॉपर्टीज होती है जो उसके लेंथ पर, क्रॉस सेक्शन एरिया पर डिपेंड नहीं करती है ना। तो ये नेचर है किसी भी कंडक्टर का, और इसका आंसर पूछा जाता है तो रो, इस रो को ऐसे करके शो किया जाता है जिसको शॉर्ट में अपन रो भी बोलते हैं। ये रेजिस्टिविटी के लिए लिखा जाता है, किसी भी कंडक्टर की जो रेजिस्टिविटी है, और इस रेजिस्टिविटी के लिए अपन लिखते हैं रो इज इक्वल टू RA/L करके लिखा जाता है ना। रो RA/L करके लिखा जाता है, ये फॉर्मूला इसमें चलता है, और RA/L इस रूप में इसको लिखा जाता है। तो यहाँ पे जो R है इसको ओम से लिखते हैं, एरिया है ना, एरिया तो ये हो जाएगा मीटर इंटू मीटर, और नीचे की तरफ लेंथ है ये भी मीटर में, मीटर से मीटर कैंसिल आउट हो जाएगा, तो पीछे इसका जो सिंबल बचता है रेजिस्टिविटी का वो हो जाता है ओम इंटू मीटर। तो ये क्वेश्चन था, इसका यूनिट पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 1 यूनिट इन जूल, है ना। 1 यूनिट है, 1 यूनिट जो kWh की है, जहां पे इलेक्ट्रिसिटी अपने घरों में खर्च होती है, तो उसके अंदर 1 kWh की वैल्यू क्या रहने वाली है। यस, तो इसका आंसर आप ऐसे देखोगे 1 kWh। अच्छा, ये चीज आप जानते हो कि 1 किलोवाट इसकी वैल्यू 1000 वाट होती है। 1 आर जो है, इस 1 आर की जो वैल्यू है वो सेकंड में आप देखोगे तो 3600 सेकंड हो जाएगी। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो, 1 kWh की वैल्यू हो जाएगी 1 kWh, दैट इज ऑल्सो नॉन एज अ 1 यूनिट, और 1 यूनिट की वैल्यू में ये 3600 मल्टीप्लाइड बाई 1000, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 36 इंटू 10⁵ जूल। छोटा वैल्यू और नोट करोगे तो इसी को आप 3.6 करोगे तो ये 10⁶ जूल हो जाएगी। ओके, ये छोटे और सिंपल क्वेश्चन है। यस, ये आपके छोटे जो क्वेश्चन थे वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब छोटा सा बड़े क्वेश्चन है, बड़े भी कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन तुम लोग जब नोट करते हो तो उसमें साइन कन्वेंशन पता होना चाहिए। क्वेश्चन कह रहा है कि एक ऑब्जेक्ट जो कि रखा हुआ है कॉन्वेक्स मिरर के सामने, और उसकी डिस्टेंस है 20 सेंटीमीटर, और जो मिरर है उसकी रेडियस ऑफ कर्वेचर दे रखी है 30 सेंटीमीटर। फाइंड द पोजीशन ऑफ इमेज, इट्स नेचर एंड इट्स साइज। तो इस क्वेश्चन के लिए आप लोग चलोगे तो यहाँ पे फर्स्ट में नोट करोगे कौन सा यहाँ पे दे रखा है, तो आप लिखोगे इसमें मिरर दे रखा है। कौन सा मिरर पूछा गया है, तो कॉन्वेक्स मिरर है, कॉन्वेक्स मिरर है। उसके बाद में इसका फ्लो डायग्राम नोट करोगे जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। फ्लो डायग्राम के अंदर कॉन्वेक्स मिरर है, तो ये कॉन्वेक्स मिरर ऐसा होता है जिसके एम्बेडेड पोर्शन पे होती है पॉलिश, बल्गिंग सरफेस होता है रिफ्लेक्टिंग। ये इसका अपर्चर है M से M डैश तक। बीच का जो मिड पॉइंट होता है इसको अपन पोल कहते हैं। यहाँ से जो इमेजिनरी लाइन गुजरती है उसको अपन बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। प्रिंसिपल एक्सिस में ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है। बीच में जो टोटल डिस्टेंस है उसको अपन बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर के अंदर, तो ये रेडियस होगी, और इसका मिड पॉइंट होता है F, फोकल होता है। क्वेश्चन के अंदर जो लैंग्वेज दे रखी है, इस लैंग्वेज के अंदर ये कह रहा है कि इसके सामने रखा हुआ है कोई ऑब्जेक्ट, और ये ऑब्जेक्ट यहाँ से 20 सेंटीमीटर पर है। ऑब्जेक्ट की जो लेंथ होती है उसको अपन U से नोट करते हैं, वैल्यू हमेशा नेगेटिव रहती है, और इसकी वैल्यू है 20 सेंटीमीटर। फिर सेकंड पॉइंट आप देखोगे तो इसके अंदर सेंटर ऑफ कर्वेचर से ये जो टोटल वैल्यू है, ये वैल्यू इसके अंदर दे रखी है 30 सेंटीमीटर। जब इसकी R टोटल इसकी 30 सेंटीमीटर है और पीछे की जो जितनी भी लेंथ है वो पॉजिटिव होती है, तो आप जानते हो रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑलवेज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। ओके, एंड फोकल लेंथ इज अ हाफ वैल्यू ऑफ रेडियस ऑफ कर्वेचर। तो इसमें टोटल वैल्यू 30 है, तो इसका हाफ करोगे तो इसकी F वैल्यू आ जाएगी पॉजिटिव 15 सेंटीमीटर। उसके बाद में मिरर का फॉर्मूला लगाओगे तो मिरर फॉर्मूला होता है 1/v प्लस 1/u इज इक्वल टू 1/f। समझ में आया? यस। क्या पूछा गया है? पूछा आपको ये है कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट के सामने जो इमेज बनेगा वो कहाँ बनेगा, मतलब आप लोगों को 1/v कैलकुलेट करना है। तो आप नोट करोगे 1/v इज इक्वल टू 1/f। अब मैं फॉर्मूले को ट्रांसफर कर रहा हूँ, और माइनस में हो जाएगा 1/u, इधर की तरफ माइनस में होगा। यस, इतना होने के बाद आप इसमें वैल्यू पुट करोगे 1/v इज इक्वल टू 1/f। f की वैल्यू पॉजिटिव में 15, ये माइनस है, और
साइन में भी माइनस है, दोनों मिलकर के प्लस, और 1 अपॉन इसकी वैल्यू दे रखी है 20, ये आपने रखा 20, एलसीएम लोगे टोटल हो जाएगा यहाँ पे 60, 60 में 15 हो जाएगा 4 टाइम, ये बीच में प्लस, और 20 यहाँ से हो जाएगा 3 टाइम, दोनों को करोगे ऐड तो ये हो जाएगा 7 अपॉन 60, और यहाँ से v को आप कैलकुलेट करोगे तो ये हो जाएगा 16 अपॉन 7। कोई दिक्कत नहीं है, तो उतनी डिस्टेंस पे बनेगा, ये पॉजिटिव वैल्यू आ रही है। अच्छा, इसमें नेचर भी पूछा है, मतलब आपको मैग्निफिकेशन कैलकुलेट करना पड़ेगा। मैग्निफिकेशन होता है हाइट ऑफ इमेज अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, तो यहाँ पे हाइट तो नहीं दे रखी है, तो इसका अगला फॉर्मूला होता है माइनस वी अपॉन यू। माइनस वी यानी कि जो 60/60 आई है, इसके आगे लिखोगे माइनस 60 अपॉन 7 और मल्टीप्लाई कर लोगे 1 अपॉन जो u दे रखी है वो यहाँ पे 20 है, तो माइनस यहाँ पे 20 हो जाएगा। ओके, और इसको कैलकुलेट करोगे तो यहाँ से 20 ये 60, तो ये हो जाएगा ऊपर की तरफ माइनस 3 अपॉन 7, तो ये वैल्यू यहाँ पे रहने वाले। अच्छा, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा। एक चीज आप लोगों को पता है, इसकी वैल्यू जब भी निकालोगे तो हमेशा छोटी वैल्यू आएगी, यानी कि इसके अंदर जो भी इमेज बनेगा वो इमेज हमेशा साइज के अंदर स्मॉल बनेगा, स्मॉल, इसके अंदर साइज में हमेशा स्मॉल बनेगा। स्मॉल के साथ में ये हमेशा वर्चुअल होते हैं, क्योंकि जो कॉन्वेक्स मिरर है, इस कॉन्वेक्स मिरर में कभी भी रियल इमेज तो बनता ही नहीं है, तो इसमें हमेशा वर्चुअल बनेगा। वर्चुअल के साथ में हमेशा सीधे बनते हैं, कभी ये इनवर्स नहीं होंगे, हमेशा ये इरेक्ट बनेंगे, इरेक्ट, तो ये हमेशा इरेक्ट होगा, वर्चुअल होगा, स्मॉल होगा। कहाँ पे बनेगा तो आपको पता है कि बीच में अगर पोजीशन है तो हमेशा F और P के बीच में बनता है ना, तो F और P के बीच में बनेगा, तो आप लिखोगे बिटवीन, बिटवीन कहाँ पे होगा तो बिटवीन F एंड P, इन दोनों के बीच में उसका इमेज फॉर्मेशन होगा। तो ये छोटा सा पॉइंट था जिसमें क्वेश्चन नंबर 11, यस क्वेश्चन नंबर 12 दे रखा है कि डिफाइन ओम्स लॉ। ओम्स लॉ कहता है कि कोई भी अपने पास में कंडक्टर है, इस कंडक्टर में से अगर इलेक्ट्रिसिटी पास आउट होती है तो, और इसके टर्मिनल पे अगर वोल्टेज V अप्लाई करते हैं तो इसमें फ्लो होने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इस टर्मिनल के ऊपर जो वोल्टेज है उसके हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मीन अपन इसको नोट कर सकते हैं कि जो V है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और V इज इक्वल टू I। तो यहाँ पर ये ओम का लॉ है, सिंपल इतना सा स्टेट्स नोट करोगे। फिर दे रखा है ड्रॉ डायग्राम। ओम के लॉ के अंदर जो डायग्राम आता है उस डायग्राम को आप देखोगे तो डायग्राम में सबसे पहले ड्रॉ करते हैं बैटरी। ये यहाँ पे बैटरी है, बैटरी क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर देन 2 सेल, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल, इस प्रकार से बैटरी होगी। बैटरी के आगे आप यहाँ पे की ऐड करोगे, की के बाद में इसमें रियोस्टेट लगाओगे, रियोस्टेट के लिए नोट करोगे RH। फिर यहाँ से रियोस्टेट का अगला टर्मिनल, ये टर्मिनल जाकर के जुड़ेगा अमीटर में, अमीटर का ये पॉजिटिव नेगेटिव नहीं, इधर की तरफ नेगेटिव और इधर पॉजिटिव। फिर इसको ले जा करके अपन जोड़ते हैं रेजिस्टेंस में, ये इसका है रेजिस्टेंस, इस टाइप में इनको ऐड करोगे। यहाँ से ये पॉजिटिव वैल्यू तो इलेक्ट्रिसिटी फ्लो ऐसे होगा, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा, इस टाइप में इलेक्ट्रिसिटी फ्लो रहेगा। यहाँ पे एक टर्मिनल A है, यहाँ पे टर्मिनल B है, और यहाँ पे जाकर के आपने जोड़ दिया कि वोल्ट मीटर। पता है वोल्ट मीटर हमेशा वोल्टेज को कैलकुलेट करता है, और वोल्टेज कैलकुलेट करने की जो वोल्ट मीटर है ये हमेशा पैरेलल कॉम्बिनेशन में डाला जाता है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में इसको जोड़ते हैं। उधर एमीटर है जिसका रियल जो रेजिस्टेंस है वो 0 होता है, इसलिए उसको हमेशा सीरीज कॉम्बिनेशन में डालते हैं। तो ये पूरा जो डायग्राम है ये ओम लॉ का है। फिर अगला कह रहा है कि V और I के अंदर नाइक्रोम वायर के लिए एक ग्राफ प्लॉट करो, तो ग्राफ प्लॉट करोगे, एक तरफ V की वैल्यू होगी और दूसरी तरफ I की वैल्यू होगी, और जैसे ही यहाँ पर V और I की वैल्यू नोट करके उसमें जब आप ग्राफ प्लॉट करते हो तो ग्राफ हमेशा एक लीनियर इस टाइप में अपने को प्राप्त होता है। और लीनियर जब ग्राफ प्राप्त होता है तो यहाँ से वैल्यू देखोगे तो ये वैल्यू हमेशा ऐसे कांस्टेंट वैल्यू इस टाइप में चलती है ना, जहाँ जैसे जैसे V को इंक्रीज करोगे वैसे वैसे I की वैल्यू भी इंक्रीज होती है। तो V और I, इसमें आप साइड में कुछ फिगर भी दे सकते हो। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ड्रॉ अ डायग्राम ऑफ ह्यूमन आई। यस, ह्यूमन आई के लिए स्टार्ट ऐसे करोगे, ये ह्यूमन आई में बाहर का पूरा स्फीयर हो गया। स्फीयर के बाद में आगे का जो पोर्शन है इसको नाम देते हैं अपन कॉर्निया।
ओरिजेंटल रखना इस डायग्राम को। बच्चे क्या करते हैं कि इस कॉर्निया को थोड़ा सा ऊपर बना देते हैं, ऐसा नहीं करना है। यहाँ से आप लोग ऐसे यूं कर्व दोगे और यहाँ से आईब्रो की ये स्ट्रक्चर बना दोगे। यस, फिर इसके अंदर की तरफ, यहाँ अंदर की तरफ अपने को बनानी है इसकी आइरिस। आइरिस के लिए ऐसा इस प्रकार से सर्कल बनाओगे। इसके बीच का जो पोर्शन है उसको अपन कहते हैं प्यूपिल, और प्यूपिल के बाद इसको इस टाइप में यूं ऐड कर दोगे तो ये हो जाएगा इसका आइरिस। आइरिस के बाद में जस्ट इस आइरिस के आगे की तरफ होता है इसमें आई लेंस। आई लेंस होता है क्रिस्टलाइन कॉन्वेक्स लेंस। इस कॉन्वेक्स लेंस को होल्ड करके रखने का काम जो मसल्स करती है इसका नाम है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स के बाद में इसमें पीछे की तरफ यहाँ पे कुछ फ्लूइड भरा होता है जिसको अपन नाम देते हैं विट्रस ह्यूमर। तो ये यहाँ पर कुछ ह्यूमर होता है, ओके, यहाँ पे भी ह्यूमर है। इसमें जो पीछे का पोर्शन है ये डबल लेयर्ड होता है इस प्रकार से, और डबल लेयर्ड के बाद ये जो स्ट्रक्चर यहाँ से निकलती है, यहाँ से कुछ ऑप्टिकल नर्व निकलती है जो जाकर के मिड ब्रेन में पहुँचती है। ये जो पोर्शन है यहाँ का, ये जो छोटा सा पोर्शन है इसको ब्लाइंड पॉइंट कहते हैं या स्पॉट कहते हैं, ब्लाइंड स्पॉट कहते हैं। फिर इसके अंदर की तरफ इस प्रकार से कुछ नर्व सेल आकर के पूरी अंदर की तरफ नेटवर्क का फॉर्मेशन करती है। ये अंदर की तरफ नर्व सेल इस प्रकार से नेटवर्क का फॉर्मेशन करती है। अंदर की तरफ ये नर्व सेल है, ओके, और ये इसमें से नर्व सेल आगे की तरफ निकलती है। ये तो पूरा डायग्राम हो गया, ज़्यादा इसमें डेकोरेशन नहीं करना है। बात करते हैं इसके नोमेनक्लेचर की। तो सामने का जो पोर्शन है दैट इज ऑल्सो नोन एज अ कॉर्निया। ये सामने की तरफ कॉर्निया है। कॉर्निया के अंदर का जो पोर्शन है दैट इज नोन एज अ आइरिस। आइरिस के अंदर का जो पोर्शन है इसको कहते हैं यहाँ पर प्यूपिल। प्यूपिल के बाद में ये जो साइड का भाग है इसको स्क्लेरा कहते हैं। अंदर की तरफ ये है इसमें आई लेंस। आई लेंस, आई लेंस हमेशा होता है क्रिस्टलाइन। अच्छा, क्रिस्टलाइन के साथ साथ में भी ये होता है कॉन्वेक्स टाइप का होता है, ओके। इसको होल्ड करके रखने के लिए जो मसल्स है इसका नाम है सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स, तो ये सिलियरी मसल्स है। पीछे की तरफ आप देखोगे तो ये यहाँ पर है इसका कोरोइड पोर्शन, और कोरोइड के अंदर की तरफ जो पोर्शन है इसका नाम है रेटिना। ये रेटिना मानव की आंख के पीछे की तरफ एक स्क्रीन का वर्क करती है जहाँ पे हमेशा ऑब्जेक्ट का इमेज बनता है, और जब भी इमेज बनता है तो ये हमेशा रियल इमेज बनता है। रियल के साथ में इन्वर्टेड मीन उल्टा बनता है, इन्वर्टेड के साथ में छोटा, है ना, छोटा यहाँ पर स्मॉल इमेज बनता है, ओके। तो ये डायग्राम है। यस, पीछे की तरफ देखोगे तो ये जो रेटिना पोर्शन है, इस रेटिना पोर्शन के अंदर दो टाइप की इसमें सेल्स होती है। एक का नाम होता है कॉन और दूसरे का नाम होता है रोड। इसका वर्क मैं यहाँ पे डिस्कशन नहीं कर रहा हूँ। पीछे की तरफ ये जो पोर्शन है यहाँ से निकलती है ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स, और ये ऑप्टिक नर्व्स हो जाती है, ये ऑप्टिक नर्व्स यहाँ से निकलती है, ओके। तो ये पूरा का पूरा ह्यूमन आई का स्ट्रक्चर है। यस, क्वेश्चन कह रहा है कि वाई अनसैचुरेटेड फैटी एसिड शुड बी चूजन फॉर कुकिंग, है ना। जब भी अपन भोजन पकाते हैं तो इस भोजन के अंदर जितना भी वर्क करते हैं उसमें अनसैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड मीन कार्बन कार्बन बाइंड बाय अ डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन बाइंड बाय अ ट्रिपल बॉन्ड। जब भी कार्बन कार्बन के बीच में डबल और ट्रिपल बॉन्ड होते हैं सारे कंपाउंड अनसैचुरेटेड होते हैं। ये कंपाउंड लो टेम्परेचर पर भी फ्रीज नहीं होते हैं, फ्रोस्ट नहीं होते, लो टेम्परेचर होगा। जबकि सैचुरेटेड कंपाउंड जितने भी होते हैं नहीं, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है, ये सिंगल बॉन्ड के जो कंपाउंड है जिसको अपन सैचुरेटेड कंपाउंड कहते हैं, ये सैचुरेटेड कंपाउंड अपनी बॉडी के अंदर फ्रीज हो जाते हैं, जम जाते हैं, बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल का फॉर्मेशन करते हैं, बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं, तो उनको कुकिंग के अंदर यूज नहीं लेते। कौन से चूज करते हैं? तो अनसैचुरेटेड, कारण ये बॉडी के अंदर कभी भी फ्रीज नहीं होते हैं। तो ये है डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड की सीरीज के कंपाउंड होते हैं, उसको एल्कीन कहते हैं। सिंपल फॉर्मूला CnH2n होता है। ट्रिपल बॉन्ड के जितने भी कंपाउंड है ये एल्काइन सीरीज के कंपाउंड है, इनका सिंपल फॉर्मूला CnH2n-2 होता है। और ये सिंगल बॉन्ड जिसको अपन एल्केन सीरीज कहते हैं, इन कंपाउंड का जनरल फॉर्मूला CnH2n+2 होता है। तो इसका एक ही रीजन है, अनसैचुरेटेड कंपाउंड जिनकी रिएक्टिविटी होती है काफ़ी हाई, रिएक्टिविटी काफ़ी
हाई होती है और ये कभी भी लो टेम्परेचर फॉर फ्रीज नहीं होती है। डोंट फ्रीज एट लो टेम्परेचर, है ना, लो टेम्परेचर पर कभी भी ये फ्रीज नहीं होती है, इसलिए इनको सेलेक्ट किया जाता है। यस, क्वेश्चन कह रहा है कि नेम ऑफ टू एलिमेंट्स विच केमिकली सिमिलर विथ मैग्नीशियम। यस, आप पीरियोडिक टेबल के अंदर देखोगे तो पीरियोडिक टेबल में एस ब्लॉक होता है, बीच में डी ब्लॉक होता है, फिर उसके बाद में पी ब्लॉक होता है और सबसे नीचे की तरफ एफ ब्लॉक होता है। यहाँ पे नीचे की तरफ एफ ब्लॉक होता है। एफ ब्लॉक में भी दो सीरीजें चलती है, तो फर्स्ट होती है एक्टिनाइड और दूसरी होती है लेंथेनाइड। एक्टिनाइड जो चलती है वो एक्टिनाइड और लेंथेनाइड यानी कि 58 से लगा करके ये जो 71 तक चलती है, ये 89 यानी कि 90 से लगा करके और टोटल देखोगे तो 90 से लगा करके 103 तक चलती है। तो ये जो एलिमेंट है, इन एलिमेंट्स के अंदर देखोगे तो लेंथेनाइड, एक्टिनाइड, अपने को क्वेश्चन पूछा है तो क्वेश्चन अपना यहाँ से क्लियर होगा। ये जो 1 नंबर ग्रुप, 2 नंबर, 3 नंबर, 4, 5 ऐसे करके टोटल ग्रुप नंबर यहाँ पे 18 होती है और उसके साथ साथ में इस पीरियोडिक टेबल में ऐसे कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस चलती है, उसको अपन कहते हैं पीरियड्स। और पीरियड्स की टोटल संख्या यहाँ पे 7 है। टॉप टू डाउन यहाँ पे चलते हैं ग्रुप्स की संख्या यहाँ पे टोटल 18 होती है। सेकंड जो ग्रुप है, उस सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स में आता है मैग्नीशियम और मैग्नीशियम के जितने भी एलिमेंट्स है उसके लिए ट्रिक याद रखोगे, आप लिखोगे बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी, ऐसे करके याद रखोगे। अपने को मैग्नीशियम से सिमिलर पूछे हैं तो जिनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होगा वो एलिमेंट्स भी सिमिलर होंगे, तो यहाँ पे इसका नाम है बेरिलियम। बेरिलियम के बाद में है मैग्नीशियम के बाद में है कैल्शियम के बाद में है स्ट्रोंशियम, है ना, स्ट्रोंशियम के बाद में है बेरियम और बेरियम के बाद में है रेडियम। तो ये सारे एलिमेंट इस ग्रुप के जिनका आउटर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर है, इसलिए यहाँ पर आपको 2 एग्जाम्पल नोट करने थे, कोई भी एग्जाम्पल पूरे दे रखे हैं। यस, नेक्स्ट आपके पास में क्वेश्चन थोड़े से बड़े हैं, यानी कि 3 क्वेश्चन है जो 5-5 नंबर के है ना, 3 नंबर के 5 क्वेश्चन है, तो उसको आप देखोगे 16 से लगा करके 20 तक है, 3-3 नंबर के 5 क्वेश्चन है। फर्स्ट दे रखा है डिफाइन पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है? जब अपन रेजिस्टेंस को किसी भी सर्किट में जब जोड़ती है तो उनको ऐसे जोड़ा जाता है, जैसे ये यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है, दूसरा रेजिस्टेंस वायर फिर है, तीसरा रेजिस्टेंस वायर यहाँ पर फिर है, इन तीनों को आपने जोड़ दिया बी पॉइंट से और यहाँ पे आप लोगों ने इसको जोड़ दिया ए पॉइंट से। फिर इनके ऊपर सिमिलर यहाँ पर वोल्टेज अप्लाई होता है तो वोल्ट मीटर एक ही रहेगा और वोल्ट मीटर को यहाँ बी से जोड़ दिया, आगे यहाँ से जोड़ दिया एमीटर के बाद में यहाँ से जोड़ दिया बैटरी का प्लस माइनस टर्मिनल और प्लस माइनस टर्मिनल के बाद में यहाँ की जोड़ दी, की के बाद में यहाँ पे जोड़ दिया, क्या जोड़ोगे आगे की तरफ, यस रियोस्टेट जोड़ दिया, तो ये यहाँ पे रियोस्टेट जोड़ दिया। इस प्रकार से पूरा कॉम्बिनेशन है। इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो इस टाइप में होगा, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होगा। जैसे इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ए पे जाएगी तो इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट ए पर जाने पर हर एक रजिस्टर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी जब फ्लो होगी तो इलेक्ट्रिसिटी अलग अलग टाइप की होती है जितनी रिक्वायरमेंट। तो यहाँ पे I1 इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ I2 होगी, यहाँ पे I3 होगी। ये रजिस्टर R1 है, ये R2 है, ये R3 है। ये तो पूरा इसका कॉम्बिनेशन हो गया, अरेंजमेंट हो गया। क्वेश्चन फर्स्ट कह रहा है कि इसको डिफाइन करो, तो अपन कहते हैं कि सच टाइप्स कॉम्बिनेशन इन विच इलेक्ट्रिसिटी फ्लो डिफरेंट इन ईच रजिस्टर्स बट द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस इज आइडेंटिकल थ्रू आउट द सर्किट, है ना। तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ पे रहेगा आइडेंटिकल और इलेक्ट्रिसिटी जो फ्लो हो रही है उसकी वैल्यू यहाँ पर अलग अलग रहेगी, तो उसको नाम दिया जाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन को ऐसे भी डिफाइन कर सकते हो कि ईच एंड एवरी या फिर सभी जो रजिस्टर्स है उनके जो फर्स्ट टर्मिनल है वो पॉइंट ए से, लास्ट टर्मिनल पॉइंट बी से जुड़ते हैं, तो ऐसे टर्मिनल्स में रजिस्टर्स के कॉम्बिनेशन को अपन पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। डायग्राम पूछा है वो भी हो चुका है। तीसरा पूछा इसके अंदर फॉर्मूला ड्राइव करो, तो फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए आप लोग यहाँ पे देखोगे तो इसके अंदर जो इलेक्ट्रिसिटी है वो इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पर हर रजिस्टर के अंदर डिफरेंट है।
जब टोटल यहाँ पर डिफरेंट है तो टोटल इलेक्ट्रिसिटी कितनी होगी, तो आप कहोगे टोटल इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे होगी I1 प्लस I2 प्लस I3। अच्छा, आप लोग ओम के लॉ में चलते हो। ओम जी कहते हैं, ओम्स लॉ कहता है कि जो इलेक्ट्रिसिटी I होती है वो V अपॉन R होती है। ओके, तो यहाँ पे पहले में कितना यहाँ पे I इलेक्ट्रिसिटी की वैल्यू होगी, तो आप लिखोगे I1 इज इक्वल टू V अपॉन R1। सेकेंड के अंदर I2 में तो आप लिखोगे V अपॉन R2, और I3 में तो आप लिखोगे V अपॉन R3। I की वैल्यू V अपॉन R है तो I इज इक्वल टू V अपॉन R। I1 की वैल्यू आप रखोगे V अपॉन R1, V अपॉन R2, V अपॉन R3। अब आप लोग कह रहे हो कि इसके अंदर जो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस है वो पूरे सर्किट में आइडेंटिकल है, तो यहाँ से V तो हो जाएगा कॉमन, पूरे सर्किट में ही कॉमन है, तो आप लिखोगे यहाँ पर 1 अपॉन यहाँ जो V है उस V को आप ले लोगे बाहर, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R इज इक्वल टू यहाँ से भी V ले लिया कॉमन, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 1 अपॉन R3। ओके, इतना हुआ। V से V कैंसिल हो जाएगा तो पीछे 1 अपॉन R कैसा है कॉम्बिनेशन, पैरेलल, तो आप लिखोगे 1 अपॉन RP इज इक्वल टू 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस अपन 1 अपॉन R3। ये पूरा कॉम्बिनेशन है, इस कॉम्बिनेशन से फॉर्मूला ड्राइव होता है। कोई दिक्कत नहीं, इसको लैंग्वेज लिख करके आप बहुत अच्छा भी कर सकते हो। तो ये मैं तो सॉल्यूशन दे रहा हूँ आपको। क्वेश्चन नेक्स्ट कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन, ड्रॉ डायग्राम फॉर न्यू कार्टेशियन साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर। तो मैं इसका आंसर यहीं बता देता हूं। इसका आंसर देखने के लिए आप सबसे पहले ड्रॉ करोगे कोई भी स्फेरिकल मिरर। स्फेरिकल मिरर से पहले आप लोग मैथ्स में जाते हो, तो मैथ्स में जो ग्राफ प्लॉट करते हो उसमें कार्टेशियन सिस्टम में जो फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है उसमें सारी वैल्यू पॉजिटिव चलती है और थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर सारी वैल्यू नेगेटिव चलती है। तो अगर आप पहले की वैल्यू लोगे इस पॉइंट से, मीन पॉइंट से, तो हमेशा नेगेटिव होगी, पीछे की तरफ वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी। इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगी और इससे नीचे की वैल्यू हमेशा नेगेटिव होगी। सेम का सेम सिस्टम इस पे अप्लाई हो रहा है। अप्लाई होने के लिए आप देखोगे ये उसका प्रिंसिपल एक्सिस हो गया मिरर का, ये मिड पॉइंट दैट इज आल्सो नोन एज अ प्लेन, नहीं पी पोल, ये इसका हो गया अपर्चर एम और एम डैश। यहाँ से कोई भी ऑब्जेक्ट रखोगे, यहाँ पे कोई भी आपने ऑब्जेक्ट रखा तो ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव आएगी और इसको अपन यू से नोट करते हैं। इस पोल से पीछे की डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव चलेगी। इस प्रिंसिपल एक्सिस से ऊपर की डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव और प्रिंसिपल एक्सिस से नीचे की डिस्टेंस हमेशा नेगेटिव चलेगी। तो ये साइन कन्वेंशन सिस्टम है। सेकंड क्वेश्चन दे रखा है कि ड्रॉ अ लाइन डायग्राम व्हेन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट एफ इन फ्रंट ऑफ कॉनकेव मिरर, है ना। कॉनकेव मिरर के अंदर आप लोगों को पूछा गया है, तो कॉनकेव मिरर में आप देखोगे किस टाइप में यहाँ पे ये सिस्टम और फ्लो चलेगा। तो आप देखोगे यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रखा है उसके आंसर में आपको दे रखा है, तो यहाँ पर कॉनकेव मिरर पूछा है। कॉनकेव मिरर में जो ऑब्जेक्ट रखा गया है वो ऑब्जेक्ट कहाँ पे है, तो लिखा गया है एट एफ, है ना, एफ के ऊपर रखा हुआ है। तो इसको डायग्राम दे दो। आप क्या लिखोगे डायग्राम के अंदर, तो ये डायग्राम कॉनकेव पूछा है तो कॉनकेव के अंदर पॉलिश होगी अमीगा हमेशा बल्गिंग सरफेस पे, और ये पूरा जो पॉलिश वाला भाग है इसको अपर्चर कहते हो, दैट इज डिनोट बाय एम एम डैश। सेंटर पॉइंट है तो इस सेंटर पॉइंट को अपन पी से नोट करते हैं। ये इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर है और इसकी हाफ वैल्यू पे आप पी लगा दो, हाँ एफ लगा दो। ओके, इतना होने के बाद यहाँ पे आपने ऑब्जेक्ट रखा है। फर्स्ट लाइन हमेशा पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस जाएगी और पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होती है तो ये लाइन हमेशा एफ से होकर के पास आउट हो जाएगी। सेकेंड लाइन को आप डालोगे इसके पोल पर, यहाँ पे जो एंगल बनेगा वो इंटेंसिव यानी आई होगा, तो इक्वल में यहाँ पे एंगल जो बनेगा वो यहाँ पे एंगल बनेगा, इसको आप नाम दे दोगे आर। वैसे ये थोड़ा सा मैंने पास बना दिया है तो बिल्कुल ये पैरेलल चलेगी और पैरेलल जाती हुई ये इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर इमेज का फॉर्मेशन करेगी। जब भी लाइन डायग्राम बनाते हो तो उसकी कैरेक्टरिस्टिक लिखनी बहुत जरूरी है ना, तो कैरेक्टरिस्टिक बहुत जरूरी होती है। तो इसके अंदर जब भी इमेज जब भी बनेगा तो इसके अंदर इमेज इन्वर्टेड बनेगा, इन्वर्टेड के साथ में रियल बनेगा, रियल के साथ में बहुत जूम होकर के बनेगा, आप लिखोगे एनलार्ज्ड, और लास्ट में कहां पे बनेगा तो आप लिखोगे एट इनफाइनाइट पे बनेगा,
इनफाइनाइट डिस्टेंस पर इसका इमेज बनेगा। तो ये कंडीशन थी। यस, नेक्स्ट आपके साथ में क्वेश्चन नंबर 18 आ रहा है कि जो फार साइटेडनेस होता है वो क्या है, डिफाइन करो। तो मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ। टोटल 5 टाइप के आई डिफेक्ट होती है। जो फार साइटेडनेस है, जिसको अपन हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं, उस हाइपरमेट्रोपिया में जो चीजें बहुत दूर होती है ना, बहुत दूर होती है, वो तो दिखाई देती है, बट क्लोज वाली चीजें दिखाई नहीं देती है। हाइपरमेट्रोपिया पूछा है, और हाइपोमेट्रोपिया में दूर की चीजें दिखाई देती है, बट क्लोज जो है वो दिखाई नहीं देती है। देन दिस टाइप्स डिजीज इज आल्सो नोन एज अ फार साइटेडनेस। अच्छा, इसके लिए आपको डायग्राम भी पूछा है, तो डायग्राम कैसे ड्रॉ करोगे? तो डायग्राम के अंदर आंसर में आप जाओगे, आंसर के अंदर डायग्राम के अंदर बना दिया आपने नॉर्मल आई के आगे की तरफ बना दिया कॉर्निया, अंदर की तरफ बना दिया लेंस। इतना होने के बाद आप इसमें ड्रॉ करोगे इसका प्रिंसिपल एक्सिस। आप कह रहे हो कि जो दूर है वो तो दिखाई देता है, बट नियर कंडीशन दिखाई नहीं देती है। क्यों नहीं दिखाई देती है? तो क्यों का रीजन मैं अभी बता रहा हूँ। ये यहाँ पे मिरर क्या ना लाइनें जा रही है, जो क्लोज है, क्लोज वाला दिखाई नहीं देता है। ये क्लोज वाली लाइनें जाकर के यहाँ मिलती है। उसका कारण ये है कि जो आई लेंस है, इस आई लेंस का पावर डिक्रीज हो गया, फोकल लेंथ इंक्रीज हो गई है। और कुछ साइंटिस्ट कहते ना ऐसा नहीं है, जो नेत्र का खुद का जो स्फीयर है, इसका जो गोला है वो खुद छोटा हो गया, ऐसा इसलिए होता है ना। तो साइंटिस्ट अलग अलग तर्क देते हैं, और इसकी रेमेडी करने के लिए आप लोग इसमें लगाते हो जो साइटेडनेस है, इसके अंदर अपन हमेशा कॉन्वेक्स मिरर लेंस लगाते हैं। तो इसकी रेमेडी करने के लिए इसको दूर करने के लिए कौन सा लगाओगे? तो इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस लगाओगे, मिरर थोड़ी ना लगता है, कॉन्वेक्स लेंस लगाओगे। अच्छा, ये क्यों होता है ना, हाइपरमेट्रोपिया क्यों होता है? तो हाइपरमेट्रोपिया होने के पीछे जो रीजन है, इस रीजन में देखोगे आप, तो पहला तो है कि इस लेंस के अंदर जो स्फीयर है, ये स्फीयर की साइज डिक्रीज हो जाती है, स्फीयर की साइज डिक्रीज हो जाती है। सेकंड पॉइंट कहता है कि साइज डिक्रीज के साथ साथ में सेकंड पॉइंट कहता है कि ये जो पूरा का पूरा स्फीयर है, इसमें जो आई लेंस है, इस आई लेंस की पावर हो जाती है इन डिक्रीज, और इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। तो आई लेंस का पावर क्या हो जाता है? डिक्रीज, है ना। इसकी पावर डिक्रीज होती है और इसकी फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है। फोकल लेंथ इंक्रीज हो जाती है, फोकल लेंथ यहाँ पर इंक्रीज हो जाती है, ऐसा इसलिए होता है। ओके, क्लियर? तो ये तीनों पॉइंट यहीं पे क्लियर हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिफाइन मॉडर्न पीरियोडिक लॉ। मॉडर्न पीरियोडिक लॉ के अंदर देखोगे आप, तो साइंटिस्ट का नाम था मेंडेलीव, और उन्होंने 1913 के अंदर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को जब स्टेबलाइज किया, तो यहाँ पर उन्होंने सारे एलिमेंट्स को, सारे एटम्स को, एलिमेंट्स को उन्होंने एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में, एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर में स्टेबलाइज किया, उन्होंने उसको व्यवस्थित किया। तो यहाँ पे बोला जाता है कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स इज अ पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर रिलेटिव एटॉमिक नंबर, है ना। तो ये इसका पीरियोडिक लॉ है। सेकंड है फॉर्मूला फॉर द मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन्स फिल अप इन एनी सेल। किसी भी सेल के अंदर, न्यूक्लियस के बाद में कोई भी सेल है, फर्स्ट सेल, सेकंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल, किसी भी सेल में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? तो मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन फिलअप करने के लिए फॉर्मूला आता है 2n², जहां पे जो n है दैट इज रिप्रेजेंट नंबर ऑफ सेल। ओके, ये रिप्रेजेंट करता है। अगला इसमें दे रखा है डिफाइन मेटलॉइड्स एंड इट्स एग्जांपल्स। मेटलॉइड्स क्या होते हैं? मेटलॉइड्स क्या होते हैं तो इसको अपन दिखाते हैं। तो मेटलॉइड्स वे एलिमेंट्स होते हैं जिसके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की उसमें प्रॉपर्टीज होती है, तो ऐसे एलिमेंट्स को अपन मेटलॉइड्स कहते हैं। और टोटल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में आप देखोगे तो यहाँ पर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर जो टोटल नंबर ऑफ मेटलॉइड्स है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में टोटल मेटलॉइड्स, तो टोटल मेटलॉइड्स की संख्या 7 रहती है। कौन कौन सी है? तो अभी आप देखोगे यहाँ पर बोरॉन रहेगी, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम और पोलोनियम। ओके, तो ये टोटल 7 है। आप देखोगे तो यहाँ पर बोरॉन, बोरॉन के साथ में सिलिकॉन, सिलिकॉन के साथ जर्मेनियम, जर्मेनियम के साथ यहाँ पर है आर्सेनिक, आर्सेनिक उसके साथ में है एंटीमोनी,
मोनी, एंटीमोनी के साथ टेल्यूरियम, और टेल्यूरियम के साथ लास्ट में है पोलोनियम। तो ये टोटल यहाँ पर मेटलॉइड्स है, संख्या यहाँ पे 7 है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में। और ये मैं इसी क्वेश्चन के साथ क्लास को फिनिश करूंगा क्योंकि ज़्यादा लंबी हो चुकी है। ओके, तो ये लास्ट क्वेश्चन रहेगा इस सेशन का। और क्वेश्चन दे रखा फर्स्ट में, डिफाइन कैल्सिनेशन एंड रोस्टिंग विथ एग्जांपल्स। मेटल का जब एक्सट्रैक्शन करते हैं तो मेटल के अंदर जो मीडियम रिएक्टिव मेटल्स होती हैं उनके ज़्यादातर है ना इस प्रोसेस को यूज करती है। तो एक प्रोसेस है यहाँ पर कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन क्या होता है? तो कैल्सिनेशन के अंदर जितने भी कार्बोनेट के ओर्स होते हैं, है ना, देख सकते हो आप यहाँ पे। तो कैल्सिनेशन के अंदर जितने भी कार्बोनेट के ओर होते हैं, इन कार्बोनेट के ओर को इन द लिमिटेड प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इनको बहुत ज़्यादा हीट दी जाती है, और हीट देने पर ये ऑक्साइड में कन्वर्ट होते हैं और साथ में CO2 यहाँ से एलिमिनेट हो जाती है। तो कार्बोनेट ओर्स के लिए जितने भी कार्बोनेट ओर है, तो इस कार्बोनेट ओर के लिए यानी जिसमें CaCO3 हो गया या फिर ZnCO3 हो गया, इनको लिमिटेड ऑक्सीजन में, इसमें ऑक्सीजन होती ही नहीं, अपन लिखेंगे माइनस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन है नहीं, ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं देते हैं, तो इस प्रोसेस को कैल्सिनेशन बोलते हैं। और दूसरा प्रोसेस है रोस्टिंग। और इस रोस्टिंग के अंदर कोई भी सल्फाइड का ओर होगा, उसको इन द एक्सेस ऑफ एयर में जब उसको तेज हीट दी जाती है तो वो सल्फाइड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाती है, साथ में सल्फर डाइऑक्साइड रिमूव हो जाती है। तो इस प्रोसेस को अपन रोस्टिंग बोलते हैं। तो ये कैल्सिनेशन जितने भी है ये कार्बोनेट ओर के लिए होते हैं, कार्बोनेट ओर्स के लिए होते हैं। क्या होगा इसमें? जिंक कार्बोनेट होगा, इनको लिमिटेड ऑक्सीजन में बहुत ज़्यादा हीट दी जाती है। तो ये है ना Zn, और यहाँ से Zn जो है वो ऑक्साइड में कन्वर्ट होगा, साथ में CO2 निकल जाएगी। दूसरा जो रोस्टिंग प्रोसेस है, इस रोस्टिंग प्रोसेस के अंदर एक्सेस में ऑक्सीजन देते हैं, एक्सेस में O2 देते हैं, और जिसके अंदर जैसे ZnS है, जिंक सल्फाइड है, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इट विल कन्वर्ट इनटू जिंक ऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। तो रोस्टिंग और कैल्सिनेशन। दूसरा क्वेश्चन है कि हाउ टू मेटल एंड नॉट मेटल रिएक्ट टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड कैल्शियम डाइफ्लोराइड, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है उसको भी आप लोग देख लो, देखोगे कैसे, तो आप यहाँ पे देखोगे तो जितने भी प्रोसेस है उसमें आपको एक तो मैग्नीशियम ऑक्साइड और दूसरा कैल्शियम डाइफ्लोराइड, इनको दिखाना है। अब मैं पूरा नोट नहीं कर रहा हूँ लेकिन एक फ्लो दिखा रहा हूँ। तो मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर होता है 12, कॉन्फ़िगरेशन ये 2 होता है, सामने ऑक्सीजन एटॉमिक नंबर 8 है, ये 2 और 6 होता है। ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी है, मैग्नीशियम के आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 6 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है। तो सिंपल ऐसा होता है कि मैग्नीशियम के पास में 2 इलेक्ट्रॉन है जिसको ये डोनेट करेगा, और सामने जो ऑक्सीजन है इसके पास में 6 इलेक्ट्रॉन है, 2 को ये एक्सेप्ट करेगा। तो मैग्नीशियम 2+ होगा, ऑक्सीजन 2- होगा। और आप अच्छे से जानते हो नेगेटिव जो पोल होते हैं उसमें कितना गजब एवं भयंकर अट्रैक्शन होता है। तो ये दोनों एक दूसरे के साथ बाइंड होंगे और मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा। कैल्शियम के अंदर, कैल्शियम जिसका एटॉमिक नंबर 20 है, तो ये 2882 इस टाइप में होगा। सामने फ्लोरीन 2 टाइम बैठे हैं, इसमें एटॉमिक नंबर आप देखोगे तो 2 और 7 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। तो कैल्शियम के पास में 2 एक्सेस है, फ्लोरीन के पास 1 की कमी है। तो ये कैल्शियम इसके पास 2 एक्सेस, सामने फ्लोरीन और फ्लोरीन के पास आप देख रहे हो इसमें 7 पड़े हैं, 2 4 6 और 7, 2 4 6 और 7, एक इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी तो ट्रांसफर कर लेंगे। जब ट्रांसफर होगा तो कैल्शियम 2+ बनेगा, साथ में 2 फ्लोरीन पर प्रत्येक पे नेगेटिव होगा, तो इस टाइप में CaF2 का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो ये पहला सेशन था, अगला सेशन आएगा उसमें मैं अगले क्वेश्चन दिखाऊंगा। तो इस टाइप से इस क्लास को मैं यहीं फिनिश कर रहा हूँ। अच्छा, थोड़ा सा मैं कहूँगा नहीं, वैसे आप समझ गए हो, है ना। क्लासें चलती है तो आप लोग इसको शेयर करना और लाइक सब्सक्राइब भी करना। चैनल के ऊपर फर्स्ट बार आप विजिट कर रहे हो, साइंस एवरीथिंग सेजू सर के नाम से, है ना। और बाड़मेर के अंदर, बाड़मेर जो राजस्थान का वेस्टर्न सिस्टम है, तो इसमें ना, तो यहाँ बाड़मेर के अंदर मयूर नॉवेल्स एकेडमी और बहुत अच्छी शानदार स्कूल जो ओनली साइंस स्ट्रीम में है। आपका भी अगर जज्बात है, कुछ करना चाहते हो तो ज़रूर स्कूल में आप विज़िट कीजिए। और सेकेंडरी के जो यहाँ पर पूरा मैनेजमेंट देखते हैं वो सर डॉक्टर, है ना, यहाँ पे तो मिस्टर ईश्वर नाथ जी है। तो ईश्वर नाथ जी आप कांटेक्ट कर सकते हो, 94
13 13 82 52, है ना। तो ईश्वर नाथ जी है, सर से आप जरूर कांटेक्ट कीजिएगा। ओके, तो यही, और अगला सेशन अगले में लेंगे। थैंक यू। अच्छा, एक चीज़, आप लोग क्लास को कहाँ से देख रहे हो वो कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर बताएं मेरे को। ओके।